all classes. Today we are going to start a new chapter of class 11th organic chemistry, some basic principle and techniques. We are doing this chapter in fast track, means quick revision. So organic chemistry, first point here we are talking, it deals with the study of hydrocarbons. Hydrocarbons means the compounds which contain carbon and hydrogen elements and their derivative. Some organic compound may also contain nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus, halogens. But Berzelius proposed that vital force was responsible for the formation of organic compound. तो ये आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बर्जीलियस ने सबसे पहले क्या कहते हैं बताया था कि जो फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में उसमें एक वाइटल फोर्स होती है। ठीक है, दिस वाज रिजेक्टेड बाय, और ये किसने रिजेक्ट किया? हॉलर ने, जिसने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा सिंथेसाइज किया था उसका पूछ सकते हैं कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था? यूरिया। और आपका ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्मेशन हुई थी अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट था, उसको हीट किया तो क्या बना? यूरिया। नेक्स्ट क्या कहते हैं, जो एसिटिक एसिड सिंथेसाइज्ड हुई वो किसने करी? कॉल्वे ने। और मिथेन किसने किया? बार्थलोट ने। ठीक है, ये कॉल्वे किसने किया? ये कॉल्वे ने क्या किया? एसिटिक एसिड किया। और मिथेन किसने किया? बार्थलोट ने। ठीक है, उसके बाद में आते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन। ठीक है, सो अगर हम बात करें टाइप, तो ये देखो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है आपका वहाँ पर कौन सी हाइब्रिडेशन होती है? sp3। और जहाँ पर डबल होता है वहाँ पर sp2। और जहाँ पर सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर कौन सा होता है? आपकी sp। ये 3 टाइप की हाइब्रिडेशन होती हैं। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर गिवन दिया गया आपको टेट्राहेड्रल और उसका बॉन्ड एंगल 109 है तो आप, और इथेन मिथेन एग्जांपल्स हो गए, तो उसमें sp3 होएगी। और ट्राइगोनल गिवन दिया गया है तो उसमें sp2 होएगी। और अगर लीनियर दिया गया है तो आपको उसमें क्या होगी? आपकी sp होएगी। अब रीजंस हैं कुछ की वाई द ऑर्गेनिक लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्टेंस। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्जर नंबर ऑफ कंपाउंड्स? सो दो प्रॉपर्टीज आपकी मेन है, एक तो कैटिनेशन और आइसोमेरिज्म। कैटिनेशन की डिफाइन क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट टू लिंक विद वन अनदर फॉर्मिंग चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। यानी कि जब कोई भी कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे से सी बॉन्ड है इस तरीके से, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, तो कार्बन एग्जिबिट्स करता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी टू मैक्सिमम एक्सटेंट। Isomerism, it is the property by virtue of which two or more compounds have the same molecular formula but different physical और chemical properties। ऐसे जिनके पास में molecular formula क्या होगा? आपका सेम रहेगा बट उनके स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट रहेगी और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी डिफरेंट रहेगी। उसको क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। उसके बाद थर्ड रीजन आपका फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स में इसमें क्या? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज कार्बन एटम इट्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स विद अदर एटम्स एंड दिस गिव्स अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, ऐसे बनाते हैं आपके मल्टीपल बॉन्ड्स। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पर किया गया है ऑर्गेनिक चेन। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आती है? आपकी ऑर्गेनिक चेन। और इसी को क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक भी। इसी को बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स भी। इसमें अल्केन अल्कीन आता है। फिर किया गया क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन को क्या बोलते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक में आपके फ्यूरान, पायरोल, ठीक है, और थायोफिन, ये तीनों एग्जाम्पल आपके किसके? हेट्रोसाइकिल्स के हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो होमोसाइक्लिक उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक है एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में आपके साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये आते हैं कंपाउंड्स। और उसके बाद में एरोमेटिक में देखो दो आते हैं, एक होता है बेंजोइड, एक होता है नॉन बेंजोइड। बेंजोइड में आपका कौन सा आता है? बेंजीन और नेफ्थलीन आता है। ठीक है, जिसमें यानी और इसमें नॉन बेंजोइड में कौन सा आता है? आपका ट्रोपोलोन आता है। तो ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शन है कि इसको याद रखना कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। ये मैं इसमें इसलिए वीडियो के साथ साथ आपको देखो लेक्चर के साथ साथ आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स। तो सबसे पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड। प्राइमरी कार्बन, अगर व्हेन कार्बन अटैच्ड विद अदर कार्बन एटम ओनली, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी बोलते हैं। यानी कि अगर कोई भी कार्बन है वो अटैच्ड है
दूसरे कार्बन के साथ उसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। अगर मान लो कि कोई कार्बन अटैच्ड है 2 अदर 2 कार्बन के साथ, उसको 2 डिग्री बोलेंगे। और अगर 3 के साथ में अटैच्ड है तो क्या बोलेंगे उसको 3 डिग्री बोलेंगे। ठीक है। क्वाटनरी आपका 4 के साथ में। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप से आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। डिफाइन क्या होते थे एटम, एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा, ग्रुप ऑफ एटम्स, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, ये सभी चीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट आपका होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज यानी कि कोई भी आप ग्रुप ले रहे हो उसमें 2 CH2 की यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जिसका जो CH2 ग्रुप है उस पर 14 यूनिट मास का भी डिफरेंस रहेगा। 12 कार्बन के 2 हाइड्रोजन के कितने हो गए आपके 14। द सीरीज इन विच मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द एडजेसेंट नंबर्स ऑफ adjacent members differ by CH2 unit is called homologous series। क्या बोलते हैं इसको? homologous series बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सीरीज के, कि जितने भी होमोलोगस सीरीज होते हैं वो सेम फंक्शन ग्रुप अटैच करके रखती हैं। ठीक है, दैट्स वाई देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम। कहते हैं अगर मान लो अल्केन है तो अल्केन में प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सब में देखोगे CH2 का डिफरेंस आएगा। और यहाँ पर CH4 ये यानी कि इतना CH2 है ना, तो इसका 14 यूनिट मास। जैसे एग्जाम्पल है C2H4, C3H6, C4H8, कोई भी ये बहुत सारे हमने ये ले लिए हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या किया हमने कि डिफरेंस देख रहे हैं, सब में CH2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है। अल्किन्स का CnH2n होता है, अल्काइंस का CnH2n-2 होता है, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है। अल्कोहल में क्या होता है कि अल्केन में अगर हम लोग ऑक्सीजन और ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है आपका अल्कोहल या फिर ईथर बन जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन में आपका CN और H2n ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड और कीटोन। देखो जैसे इसमें अगर कन्फ्यूजन होती है बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन में, एक तो एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड में क्या होता है C देखते हैं डबल बॉन्ड O और ये H, और यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा, ये क्या तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर इसी की जगह मान लो कि C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R ग्रुप और यहाँ पर R ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप साइड से लगा हुआ, सेंटर में डबल बॉन्ड O लगा हुआ, तो ये क्या हो गया आपका ये कीटोन ग्रुप हो गया। ये कौन सा हो गया कीटोन ग्रुप हो गया। अगर मान लो कि आपका C यहाँ पर कोई भी OH ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या आपका अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है। अगर मान लो COOH लगा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। ऑल द मेंबर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड, सारे के सारे मेंबर जो होंगे वो सेम मेथड से प्रिपेयर किए जाएंगे। ठीक है। जैसे जैसे आपका मोलिकुलर वेट की जो सीरीज का वेट एंड वो जो इंक्रीज होएगा तो वैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या कहते हैं इंक्रीज करेंगे। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो सबसे पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंप्लीट स्ट्रक्चर का मतलब कि सारे बॉन्ड्स को आप ओपन करके लिख दो। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर। अगर मान लो कि मुझे ये किसका स्ट्रक्चर दिया, देखो 1 2 3 4 है ना, यानी कि 4 ये C4 हो गया और C4 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। 3 3 6 6 और 4 C4H10, ये किसका स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। तो C4H10 है, जो अगर मैं इसको ओपन करके रखूंगा तो उसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। मैंने बॉन्ड को अलग अलग खोल के लिख दिया है। उसके बाद में आता है कंडेंस्ड। कंडेंस्ड जो भी मैंने पीछे लिखा था उसको वो भी कंडेंस्ड है आपका। कंडेंस्ड मतलब एक साथ लिखना CH3 CH CH2 CS, इस तरीके से आप एक साथ लिख दे रहे हो, उसको बोलते हैं कंडेंस्ड। यानी कि सब उसमें बॉन्ड शोन नहीं होते। उसमें कंप्लीट में क्या था बॉन्ड शो हो रहे थे आपके, इसमें बॉन्ड दिखाते नहीं हम लोग। और बॉन्ड लाइन में क्या होता है इसको हर एक को फोल्ड कर देते हैं हम। ठीक है। और फ्री टर्मिनल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। जैसे मान लो ये इस तरीके से ऐसे है, यहाँ पर ऊपर लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है ये, इसका मतलब है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, या देख रहे हो Cl लगा हुआ है। तो इस तरीके से यानी कि एवरी फोल्ड एंड फ्री टर्मिनल रिप्रेजेंट कार्बन एंड लाइंस रिप्रेजेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसे दिखाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आयुपैक, यानी कि आयुपैक के यहाँ पर नोमेनक्लेचर करते हैं। तो आयुपैक यानी फॉलोइंग कुछ रूल्स हैं। रूल्स कौन कौन से? फर्स्ट रूल क्या है लॉन्गेस्ट चेन रूल। सबसे पहले आप क्या करोगे लॉन्गेस्ट रूट चूज करोगे, जहाँ से भी पढ़ रहा होगा काउंटिंग सबसे मैक्सिमम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। इधर से देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और इधर से देखो 1 2 3 4 5 6। तो इस साइड से 6 आ रहा है, साइड से भी 6 आ रहा है। मैक्सिमम कैसे आ रहा था इधर 9। तो ये लॉन्गेस्ट चेन वाला रूट आप चूज करोगे, ना कि 6th वाला कहते हैं। ठीक है। लॉन्गेस्ट रूट इसमें चूज करते हैं। वर्ड रूट फॉर द कार्बन चेन, आप देखो इसके लिए C1 है तो उसको वर्ड रूट क्या होता है मिथ होता है, C2 है तो इथ होता है, C3 तो प्रॉप होता है आपका, C4 है तो ब्यूट होता है, C5 है तो पेंट होता है, C6 है तो हेक्स होता है। ठीक है। तो ये आपके आते हैं इस तरीके से। और अगर फिर आगे हैप्ट होएगा, 7 के लिए ऑक्ट होगा, नॉन होगा, डेक होएगा, अनडेक होएगा, डो डेक होएगा। तो इस तरीके से आपके वर्ड रूट्स होते हैं फॉर
कार्बन चेन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें रूल नंबर 2 है, तो रूल नंबर 2 के अंदर क्या, लोवेस्ट नंबर रूल कहते हैं। नंबरिंग इज डन इन सच अ वे सो दैट ब्रांचिंग इफ प्रेजेंट गेट्स द लोवेस्ट नंबर, यानी कि ब्रांचिंग में जहाँ से भी आपके लोवेस्ट नंबर पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कहते हैं लोवेस्ट नंबर जिस साइड से पढ़ेंगे उस साइड से हम लोग नंबरिंग करेंगे। द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ साइड चेन इज लोवेस्ट, कहते हैं जिस साइड से कहते हैं आपका साइड चेन लोवेस्ट पड़ेगी उस साइड से क्या बोलते हैं हम लोग उसको, लोवेस्ट नंबर फुल एंड लोवेस्ट साइड से पड़ेगा उस साइड से चूज करेंगे। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप गेट्स द लोवेस्ट, कहते हैं प्रिंसिपल जो ग्रुप होएगा उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दोगे आप, कहते हैं सेलेक्ट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम दी प्रेफरेंस सीरीज, कहते हैं। अब यहाँ पर देखो ये सीरीज याद रखनी पड़ेगी आपको कि किस सीरीज के अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग देनी होती है। कार्बोक्सिलिक है तो कार्बोक्सिलिक दिया और एल्डिहाइड, तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दोगे आप, कहते हैं इसको दोगे कार्बोक्सिलिक को। कार्बोक्सिलिक हो गया, SO3H हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया यहाँ पर कोई भी। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई भी कोई भी मान लो एसिड कहते हैं बेंज आ गया, एसिड क्लोराइड आ गया, कोई भी आपका अमाइड है, ये CN आ गया, NCN आ गया, एल्डिहाइड है, कीटोन, ठीक है, इस तरह अल्कोहल हो गया। तो ये सबसे आपको ध्यान रखना है कि किसके प्रेफरेंस पहले आएगी। फंक्शनल ग्रुप्स अदर देन कहते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट्स, जो फंक्शनल ग्रुप्स के अलावा कहते हैं कोई ग्रुप लगा रहेगा उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या है, नेमिंग द प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्या करोगे आप, रिप्रेजेंट द सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट देखो जैसे एसिड हैलाइड्स है तो ये एसिड हैलाइड, तो इसकी प्रीफिक्स क्या होगी, हेलो कार्बोनिल, और सफिक्स क्या है इसमें, ऑयल हैलाइड कहते हैं, ऑयल हैलाइड। ठीक है, या कार्बोनिल हैलाइड कहते हैं। और अल्कोहल में क्या होगा आपका, OH लगा रहता है, हाइड्रोक्सिल तो OH आता है। कीटोन में आपका ऑक्सो होता है तो 1 आता है। अमाइड में आपका का अमाइड ग्रुप ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको सफिक्स और प्रीफिक्स याद रखनी है। इनको एक बार देख लो आप अच्छे से। इसका ये आपका रूल नंबर 3 है। उसका रूल नंबर अब देखो, नोमेनक्लेचर कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, जिन बेंजीन कंपाउंड्स हैं कुछ जिनमें सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता है, जैसे बेंजीन इतने से आपको पता है कि इसको हटा दो तो क्या बेंजीन है। अब इस पर CH3 ग्रुप लगाओ तो क्या होगा इसका, ये हो गया मिथाइल बेंजीन। क्या हो गया, मिथाइल बेंजीन। और इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम क्या होगा इसका, कॉमन नेम इसका होगा टोल्यून। क्या नाम है इसका, कॉमन नेम इसका टोल्यून। इसका कॉमन नेम क्या है, टोल्यून। अगर OCH3 ग्रुप लगा हुआ तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, और इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं, एनिसोल। NO2 लगा नाइट्रोबेंजीन, इसको नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। अगर Br लगा तो ब्रोमोबेंजीन। और अगर मान लो ये लगा 3 4, इसमें देखो 1 2 3 4 है ना, ये इसमें अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसमें यहाँ से मेन ग्रुप यहाँ से लोवेस्ट ना, इससे स्टार्ट करोगे तो 1 2, ठीक है, 1 2 3 4, तो 2 और 4 के मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, डबल आ रहे हैं तो 2 3 4 डाईमिथाइल फिनोल। अगर मान लो ऐसे 2 जगह ब्रोमीन लगा तो इसको बोलोगे 1 2 डाईब्रोमो बेंजीन। और इस तरीके नाइट्रो पर लगा हुआ है तो इसको बोलोगे क्या, 2 क्लोरो। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 क्लोरो 1 मिथाइल कहते हैं। ठीक है, यहाँ से और 1 4 नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं ये आपका उस पोजीशन पे लगा हुआ है, 4 पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आपके आते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म देखो अभी पीछे बताया था मैंने कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन अलग होती है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दो तरीके के होते हैं। जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। और जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर होता है बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का टाइप, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, जो चेन में लगे रहते हैं आपके, कहते हैं जिसमें यानी कि बॉन्ड जो है वो कहीं पर भी कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं हो रही, तो जैसे सी इस तरीके से सेम लगा तो ये चेन आइसोमेरिज्म हो गया। पोजिशन आइसोमेरिज्म मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि यहाँ पर मैं ब्यूट 1 2 3 ये पेंट ये 4 ठीक है, एक बार डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया तो ये हो गया, और एक बार मैंने क्या कर दिया, यहाँ लगा दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड आएगा ही। तो ये तो दोनों 1 पर ही है, लेकिन अगर मैं इसकी पोजीशन यहाँ से हटा के क्या कर दूँ, यहाँ कर दूँ, तो एक बार 1 पोजीशन पर, एक पर किस पर आ रही है, 2 पर आ रही है। तो ये पोजीशन तो चेंज कर रहा हूँ, जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सेम है, खाली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है खाली। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, आपका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर देंगे हम। क्या कर देंगे, फंक्शनल ग्रुप चेंज कर देंगे। मान लो कि इस तरीके से लगाया मैंने पहले, ये तो ये हो गया क्या,
ये सपोज करो पेंटेनॉल है ये ओन है ना पेंटेनोन, और अगर इसी की जगह क्या कहते हैं मैंने मान लो इस तरीके से कर दिया डबल बॉन्ड और यहाँ पर लास्ट में एच लगा दिया, तो ये देखो एल्डिहाइड ग्रुप आ गया और ये क्या था कीटोन ग्रुप था कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, मेटा आइसोमेरिज्म क्या कहते हैं, देखो इसमें क्या होता है आपका सेम फंक्शनल ग्रुप में उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती है, यानी एक ही आपका पेन 2 ऑन है और एक पेन 3 ऑन हो गया, यानी फंक्शनल ग्रुप में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसको बोलते हैं क्या, मेटा आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इधर देखो, इधर है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस और ट्रांस कहते हैं। सिस और ट्रांस में देखो अगर मान लो दोनों सिमेट्रिकल, दोनों नीचे की तरफ लगे हुए हैं सेम है, तो उसको बोलेंगे सिस। ठीक है, और दोनों अगर मान लो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, ऐसे डायगनली सेम है, डायगनली सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। अगर ऐसे नीचे की साइड में सेम है तो सिस, और अगर डायगनली सेम है तो क्या होगा, ट्रांस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं है, एक लेक्चर के अंदर हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आप देखो इसमें फर्स्ट आता है आपका होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन की डिफाइन भी पूछते हैं एग्जाम में, और हेटेरोलाइटिक फिजन की डिफाइन भी पूछते हैं। ठीक है, इन दिस वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर इन covalent bonds goes with each of the bonded atoms and the neutral chemical species thus formed are called free radicals। और जब कहते हैं देखो ये हुआ और यहाँ पर एक जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अपना ये शेयरिंग कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड से, यानी कि इसको इसके साथ शेयर कर रहा है, तो ये और ये अलग अलग स्प्लिट हो जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, होमोलाइटिक। और ये जो ऊपर स्टार से बने उनको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। फ्री रेडिकल कहते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, यानी बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो जनरली होमोलाइटिक फिजन जो है वो किस में होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर हाई टेम्परेचर में। ठीक है, नेक्स्ट आपका हेट्रोलाइटिक फिजन। हेट्रोलाइटिक फिजन क्या होगा कि द कोवेलेंट बॉन्ड breaks in such a fashion that the shared pair of electrons goes from with one of the fragments। यानी इसमें क्या होगा, एक जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा ना वो न्यूक्लियोफाइल बनकर बाहर निकल जाएगा, और जो एक ए प्लस बना लेगा, नहीं वो एक इलेक्ट्रोफाइल बना लेगा, एक न्यूक्लियोफाइल बना लेगा। अभी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या किया, अगर ये अगर ये वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा आपका, यहाँ पर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो प्लस बना, यहाँ पर देखो ए और बी है, तो यहाँ पर हम लोग हेट्रोलाइटिक करें ना, अलग अलग क्लीवेज करें, अलग अलग ए प्लस, यानी कि ये ए प्लस हो गया। जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, NaCl ले लिया सपोज करो, इससे ज़्यादा समझ में आएगा तुम्हें। तो Na प्लस है और एक Cl माइनस है, तो Cl माइनस वाला क्या हो, न्यूक्लियोफाइल हो गया, और Na प्लस वाला क्या हो गया यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ऐसे स्पीसीज ले रहे मैं, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर ज़्यादा बी यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बना लेगा। यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर कहते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मान लो सपोज करो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, अब बी को अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बी तो क्या करेगा, ये आपका बी जो होएगा वो इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, यानी कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा वो क्या बनाएगा आपका, वो आपका न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। यहाँ पर कौन है, ए है, वहाँ पर कौन था, बी। तो याद रखो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा वो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। तो हेट्रोलाइटिक फिजन जो जनरली किससे होता है, किस वो नॉन पोलर कंपाउंड्स में था, ये कहते हैं आपको कैसे होता है, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है, बेसिकली इनके अंदर कहते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री वो कैटलिस्ट हो गया एल्यूमिनियम। ठीक है, AlCl3, ये ए आई नहीं है, Al है कहते हैं। ठीक है, AlCl3 या फिर फेरिक टेट्राक्लोराइड FeCl3 एनहाइड्रस, इनकी कंडीशन में आपका कहते हैं हेट्रोलाइटिक फिजन होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग अटैकिंग रिएजेंट्स। अटैकिंग रिएजेंट्स दो तरीके के होते हैं, जो अभी बात करती है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यानी जो बिहेव करेगा किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह, जिस पर ये एक याद रखो कि जिस पर प्लस चार्ज है, ठीक है, वो क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल है, जिस पर नेगेटिव चार्ज है फिर लोन पेयर है वो क्या आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो देखो नीचे वाले पर देखो नेगेटिव चार्ज और कहते हैं आपका क्या, लोन पेयर कहते हैं, तो ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वही होगा जिस पर कहते हैं कि आपका लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। ये पेपर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर डिफाइन भी पूछ लेते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने को पूछते हैं। ठीक है, फिर है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो फ्री रेडिकल हमने पढ़ा था ऊपर, तो इसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल का मतलब क्या होगा, दीज आर द प्रोडक्ट
ऑफ होमोलिसिस एंड कंटेन एन ओड इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। और इसके फ्री रेडिकल के पास में अगर हाइब्रिडेशन की बात करें तो वो क्या होती है, sp2 हाइब्रिडेशन होती है। ये पूछते हैं एमसीक्यू में कि फ्री रेडिकल के पास में कौन सी हाइब्रिडेशन होती है, तो sp2 होती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इसके ऑर्डर की। तो ऑर्डर देखो इसमें क्या होगा कि इसमें एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक में 3 डिग्री ज़्यादा आएगा। और फिर बात क्या होगा आपका यहाँ पर, इसमें देखो इसमें सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर बात क्या आएगा 2 डिग्री, और ये क्या होगा फिर 1 डिग्री। क्या कितना, अगर एक भी कार्बन यहाँ पर, एक भी हाइड्रोजन, ये सारे कार्बन से अटैच है, तो ये क्या होगा आपका 3 डिग्री, और ये क्या होगा आपका 2 डिग्री, और ये क्या होगा आपका 1 डिग्री। ठीक है, अब इस तरीके से आप कर लेना। ये उसके बाद है कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन क्या होता है, ये आपका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसको क्या होगा, ये एक बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, और इस यानी कि पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं इसके पास में। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं ये भी, और ये क्या कहते हैं पोलर केमिकल स्पीसीज भी होती हैं। और इसके साथ हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2 होती है। जैसे ऊपर वाला देख लो, mtp ऑर्बिटल है, और यहाँ पर क्या आपका सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी भी सेम कहते हैं वही होती है। कार्बोकटाइन बनाते हैं C3+ यानी कि टर्सरी कार्बोकटाइन जो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी से कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में है कार्बन अनाइंस कहते हैं। कार्बन अनाइंस क्या होते हैं, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस के लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं, हाइड्रोलिसिस के लिए होते हैं ये भी। और इसमें जैसे ऊपर वाले में पॉजिटिव चार्ज आता है, नीचे वाले नेगेटिव चार्ज आता है, बस इतना डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें कहते हैं। इसमें बस हाइब्रिडेशन का डिफरेंस है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज। इसके केस में हैविंग वन लोन पेयर कहते हैं, इसके से एक लोन पेयर होता है, इसका लोन पेयर नहीं होता था। हैविंग वन लोन पेयर की वजह से इसका क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडेशन आ गई। इसकी क्या आ गई, sp3 हाइब्रिडेशन, उसमें क्या थी, sp2 थी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड की। इतने देख लो, यहाँ तक का नोट्स डाउन भी कर सकते हो आप अपनी। फिर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, तो सबसे फर्स्ट आपका इंडक्टिव फैक्ट। इंडक्टिव फैक्ट क्या है, यानी कि इफ शेयर पेयर इज मोर शिफ्टेड टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर मोर यानी जैसे सी और ये, तो ये इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव ज़्यादा है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन इसको खींचने की ट्राई करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा उस पर डेल पॉजिटिव चार्ज चल जाएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर क्या जाएगा, डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ कहते हैं। तो ये इस पर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और इस ये परमानेंट इफेक्ट है, ध्यान रखो। और ये क्या करता है, कार्बन चेन्स के थ्रू प्रोपेगेट करता है। ठीक है, एटम्स और ग्रुप्स हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो सेट टू बी हैव इलेक्ट्रो अट्रैक्टिंग और नेगेटिव इंडक्टिव फैक्ट कहते हैं, आई इंडक्टिव फैक्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे कौन सा इफेक्ट होता है कौन सा। तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा करके आप ध्यान रखो, जितने भी आपके ग्रुप्स होते हैं, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, आइडो, ब्रोमीन, क्रोम, क्लोरीन, इन सब में ज़्यादा आता है कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव है। पॉजिटिव किस में आएगा, जहाँ पर आपके अल्काइल ग्रुप्स हैं, CH3 ग्रुप जुड़े हैं, वहाँ पर क्या होगा आपका प्लस आई इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो स्मॉलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस देन किस हाइड्रोजन कहते हैं इसमें होती है, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, या फिर बोल सकते हो आप इसको प्लस आई इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जहाँ पर भी रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा आपका प्लस आई इफेक्ट होगा, जैसे इस तरीके से दिखा दिया। और जहाँ पर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका अट्रैक्टिंग ग्रुप होएगा, तो वहाँ पर क्या होगा आपका माइनस आई इफेक्ट रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो कि प्लस आई इफेक्ट में क्या बताया मैंने, कि अल्काइल ग्रुप के साथ में प्लस आई इफेक्ट रहेगा, और माइनस आई इफेक्ट किसके साथ में रहेगा आपका, वो रहेगा आपका जितने भी ग्रुप हैं आपके कौन से, जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, किससे, हाइड्रोजन से। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये सारे के सारे कैसे हैं आपके, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। और वो कैसे थे आपके, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, या फिर ये कौन से, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप आपके। ठीक है, उसके बाद में हम देखो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव फैक्ट। तो प्रेजेंस ऑफ ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज, जहाँ पर कहते हैं प्लस आई इफेक्ट होएगा वहाँ पर क्या होगा, कार्बोकटाइन्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, और माइनस आई क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, तो कहते हैं वहाँ पर क्या माइनस आई इफेक्ट होगा, वहाँ पर क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ जो है कि एसिड की वो इंक्रीज करेगी, जैसे जहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है कहते हैं, डिक्रीज कब करेगी, जब कहते हैं प्लस आई इफेक्ट होएगा। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखना कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या फ़र्क पड़ता है। और जो प्लस आई शो करेगा ग्रुप्स जिनके, उनकी बेसिसिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, दोनों अपोजिट होते हैं, ये ध्यान रखना। एसिड के अंदर, एसिड के अंदर क्या होती है, एसिड के अंदर जब प्लस आई इफेक्ट रहेगा तो वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, डिक्रीज करेगा। और जब कहते हैं बेस रहेगा आपका,
तो बेसिक रहेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ में प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक डिफाइन को कैसे करोगे, डिफाइन द पोलरिटी प्रोड्यूस इन मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड एज अ रिएजेंट अप्रोचेज इट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग लेजेंट द 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली ट्रांसफर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसमें दो तरीके के, प्लस ई होता है, एक माइनस ई इफेक्ट होता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर जहाँ पर प्लस ई इफेक्ट होता है वहाँ पर मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो उससे दूर चला जाता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं उस टूवर्ड्स कहते हैं एटम और ग्रुप की तरफ आता है तो उसको क्या बोलते हैं, माइनस ई इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देखो ये आपका यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन तो ये देखो टेल है ना, आगे की तरफ माइनस साइन आता है, पीछे यहाँ क्या आता है, प्लस साइन। अब ये क्या हो गया, ई प्लस हो गया। ठीक है, और अगर मान लो कि ये सी ओ लिया मैंने, रिएजेंट डाला, सपोज करो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होएगा तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा और यहाँ पर बॉन्ड सिंगल ब्रेन में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच कर जाएगा कहते हैं। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब है इट इन्वॉल्व्स द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। उसमें क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कंप्लीट ट्रांसफर कर रहे थे, इसमें क्या होगा आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन घूमेगा, रोटेट करेगा कहते हैं सी एच बॉन्ड के बीच में। ठीक है, डायरेक्टली टू द एटम। अब यहाँ पर अनसैचुरेटेड सिस्टम दे रखा है कोई भी विद अनसेड पेयर पी ऑर्बिटल, तो ये क्या होगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ पर क्या जाएगा, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। ये पूछ लेते हैं एमसीक्यू में कि नो बॉन्ड रेजोनेंस किसको बोलते हैं, या फिर बेकर नथन इफेक्ट किसको बोलते हैं, तो वो किसको बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, सबसे पहले जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी अल्केन गैस, यानी अल्केन है यहाँ पर CH3 देखो, उसके बाद में यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या देखो, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी CH3, अल्फा अल्फा याद रखो कहते हैं, जितने इधर की वो ज़्यादा है, इधर क्या आपके ये CH3 है, तो देखो जितने ज़्यादा अल्फा कार्बन्स रहेंगे कहते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन आइटम्स रहेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा अल्कीन कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइंस कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं क्या होगा कि जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे उतने ज़्यादा कहते हैं पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम्स, पॉजिटिव कार्बन एटम्स के ऊपर जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी रहेगी कार्बोकटाइंस की। बताया था 3 डिग्री 2 डिग्री और कहते हैं 1 डिग्री कहते हैं, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। स्टेबिलिटी ऑर्डर है किसका, कार्बोकटाइंस का। नेक्स्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट मतलब क्या है कि व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी शोन by a single structure and 2 or more structures are required to show all the properties of the molecules, then the structures are called resonating structure। यानी जब कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी जब हम बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर और उसमें वो पाई इलेक्ट्रॉन बार बार में क्या होगा, डिलोकलाइज्ड होएगा। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसमें, डिलोकलाइज्ड होएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो अरेंजमेंट करो जिन भी एटम्स की उनके उनके अंदर जो फॉर्म वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं उसके अंदर देखते हैं। ठीक है, एनर्जी जो जितने भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे कैनोनिकल फॉर्म्स बनेंगे उनकी एनर्जी नियरली क्या होनी, सेम होनी चाहिए, और कैनोनिकल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं, प्लस आर इफेक्ट और एक क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट। पहला है प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट में मतलब क्या हो गया, प्लस आर का मतलब है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे रहेंगे वो कॉन्जुगेट करेंगे तो उसको वो किस में आएगा, प्लस आर इफेक्ट में, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेंगे आपके वहाँ पर क्या आएगा आपका, वहाँ पर आएगा नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया है, जहाँ पर कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा वहाँ पर माइनस आर इफेक्ट, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा कहते हैं डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, ठीक बोला था, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ऐसे याद रखो इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जहाँ पे तो वो कॉन्जुगेट किसकी वजह से हो रहा है, प्लस आर की वजह से, और जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आपका क्या विड्रॉइंग ग्रुप है वो किसकी वजह से कॉन्जुगेट हो रहा है, नेगेटिव की वजह से, वो किसकी वजह से हो रहा है, नेगेटिव की वजह से। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहाँ पर है वहाँ पर क्या होगा, माइनस आर इफेक्ट आएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वहाँ पर क्या होगा, प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट के लिए आप याद रखो OH OR NH2 ये इसके अंदर हो क्या रहा है, कौन देखो ये लोन पेयर था इसमें, ये लोन पेयर आएगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर ये क्या होगा यहाँ से शिफ्ट करेगा, तो देखो ये क्या होगा, ये यहाँ पर इस तरीके से चल जाएगा, हाँ, फिर ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसके बाद में फिर क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये ऐसे करके शिफ्ट करके ऐसे ये इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव आर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहाँ पर अटैच रहते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम में वहाँ पर क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट होता है, उसमें ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक हो गया, ये एल्डिहाइड CN NH2 ये याद रखो इसके अंदर। तो ये क्या होते हैं आपके
माइनस आर इफेक्ट के अंदर कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए माइनस आर इफेक्ट के लिए आप एक एग्जांपल याद रख सकते हो, ये है जैसे बेंजल्डिहाइड का याद रख लो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होएगा और ये फिर आपका ऐसे चलेगा। उसमें क्या होता है देखो, उसमें लोन पेयर के से नेगेटिव चार्ज रोटेट करा था और ऊपर क्या आ रहा था, प्लस चार्ज आ रहा था। इसमें क्या करेगा, इसमें आपका ये उल्टा साइन उल्टा चलेगा और इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रोटेट करेगा और नेगेटिव चार्ज क्या आएगा, ऊपर कहते हैं। तो ये हो गया आपका नेगेटिव आर इफेक्ट। अब कुछ मेथड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्योरिफिकेशन करने के, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, इनके बेसिक प्रिंसिपल पूछ लेते हैं। सबसे पहला है क्रिस्टलाइजेशन। जब दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और उनकी डिफरेंट सॉलिबिलिटी है और उनकी इम्प्योरिटीज़ कहते हैं सेम सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो रखी हैं, तो उनको अलग करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन जैसे एप्लीकेशन याद कर रहे हो, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर है जिसके अंदर सॉल्ट की कहते हैं कॉमन सॉल्ट है, उसकी इम्प्योरिटीज़ मिक्सड है और उनको हमें कहते हैं क्या करना है, हीट करके कहते हैं जो दूसरे अगर हीट करोगे तो क्या होगा, वहाँ पर जो कॉमन सोल्ट है आपका कहते हैं जो शुगर है वो डिजोरेबल है और कहते हैं जो आपका ये कॉमन सोल्ट रहेगा वो क्या होगा, इनसॉल्युबल है। कहते हैं वो एक सॉल्युबल में रह जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, एक क्या हो जाएगा आपका, जब उसको शेक करोगे तो आपका आपको क्या हो जाएंगे, शुगर के क्रिस्टल्स अलग मिल जाएंगे और जो आप उसका हॉट इथेनॉल की वजह से जो उसमें नीचे क्या बच जाएगा, खाली सॉल्ट बच जाएगा। सब्लिमेशन मतलब कोई भी चीज़ सॉलिड गैस या फिर गैस से सॉलिड कन्वर्ट होना, वो क्या कहलाता है आपका सब्लिमेशन। जैसे आयोडीन है, आयोडीन को अगर सोडियम क्लोराइड से मुझे आयोडीन निकालना है तो आप इसका सब्लिमेशन कर सकते हो। डिस्टिलेशन को यूज़ करते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं, नॉन वोलेटाइल लिक्विड यानी जो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें से कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स को अलग करना। ठीक है, जिनके जिनके पास में क्या होता है, सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में कहते हैं। ठीक है, जैसे हेक्सेन और टोल्यून है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस देखो 342 और 384, ऐसा नहीं कि 342 और फिर 500 600 का गैप, इतना नहीं, सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, अगर मान लो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है तो उस मेथड को यूज़ करते हैं हम लोग फ्रैक्शनल कहते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल निकाल सकते हैं जैसे कहते हैं आपका। स्टीम डिस्टिलाइजेशन मेथड कहते हैं, ये यूज़ करते हैं हम लोग स्टीम वोलेटाइल और इमिसिबल विद वाटर के साथ में। ठीक है, उसका डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो ये मेथड्स को बेसिकली आपको याद रखने की कौन सा किसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो इतने ये मेथड्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो 11th क्लास में जिसका प्रिंसिपल पूछते हैं वो पूछते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में इसका एक्सपेरिमेंट भी है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है, डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर थ्रू अ स्टेशनरी फेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेस। यानी कि आपका एक क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है इस तरीके से, उसमें वहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे करके एक सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर तक का लाइन लगाते हैं और फिर वहाँ पर डॉट लगाते हैं आपके स्केच से, और फिर उसको क्या करते हैं, वाटर सॉल्वेंट या फिर इथेनॉल वाटर दोनों का मिक्सचर भी ले सकते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं 5-10 मिनट के लिए, तो वो कलर क्या होगा उसमें, वो चढ़ जाएगा ऐसे यहाँ तक इस। ठीक है, और फिर क्या करते हैं उसके RF वैल्यू निकालते हैं, रिटेंशन फैक्टर निकालते हैं, वही क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी होता है। तो वाइडली यूज़ करते हैं हम लोग इसको प्योरिफिकेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए कहते हैं, कोई भी कलर कंपाउंड है फिर कोई कलर ऐसे उसके लिए कहते हैं। ठीक है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफीज होती हैं। क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आपको इतने डिटेल में नहीं जाना। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है, ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये बहुत तरीके की, आपको इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है तो वहाँ पर क्या होगा, मोबाइल फेस क्या होगा, लिक्विड रहेगा, स्टेशनरी फेस कौन सा रहेगा, सॉलिड रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये देख लेना, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको कहते हैं। उसके बाद में हम करते हैं अब कुछ एलिमेंट्स हैं डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कि डिटेक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, बहुत सारे हैं। तो डिटेक्शन कैसे करोगे, आप ये देखो कॉपर ऑक्साइड लिया, इसमें कार्बन डाला, तो यहाँ पर कहते हैं इसको हीट कर दोगे तो कन्फर्मेटरी इसमें क्या निकलेगा, CO2 अगर टर्न्स कहते हैं वाटर मिल्की, तो वो आपकी कन्फर्मेटरी टेस्ट हो गया कि उसमें कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मान लो कि वाटर ड्रॉपलेट्स आपको कहते हैं नज़र आते हैं इग्निशियस ट्यूब में, ठीक है, और वो टर्न हो जाते हैं किसके अंदर, कॉपर सल्फेट ब्लू के अंदर, तो वहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है आपका। ठीक है, और नाइट्रोजन के लिए क्या करोगे, जो भी आपने लसाइने एक्सट्रैक्ट बनाया कहते हैं Na+C, ठीक है, नाइट्रोजन कार्बन और ये इसका कहते हैं सोडियम, इसका मिक्सचर करके यहाँ पर क्या बनाओगे, लसाइने एक्सट्रैक्ट बनाओगे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कहते हैं ये इसको कूल करने के लिए रख दो तो इसका एक्सट्रैक्शन हो जाता है आपका कि वहाँ पर क्या नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, नाइट्रोजन का किससे करते हो, लसाइने एक्सट्रैक्शन का यूज़ करके। ठीक है, उसके बाद सल्फर है, सल्फर क्या कहते हैं आपको, वहाँ पर भी वहाँ पर सल्फर का लसाइने बनता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का हैलोजन के साथ में बनता है, तो आप इनको याद रख लेना,
ये देख लो इनको। फिर आपके आते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कितने उसके अंदर यानी कि उस एलिमेंट्स के अंदर कितनी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, कोई भी उसके अंदर उस एलिमेंट की कितनी परसेंटेज है, वो हम लोग अलग अलग मेथड से डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना आप देखते हैं। उसके बाद सबसे पहला है लाइबिग्स कंबशन मेथड, ठीक है। ये आपका सिलेबस में है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको नहीं करवा रखते हैं, ठीक है। आप देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कैरेस मेथड, ठीक है, और आपका जल्दाज मेथड कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसी को मैं करवा रहा हूँ। सबसे पहले कैरेस मेथड। कैरेस मेथड में क्या है, हैलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेसिपिटेटेड एज सिल्वर हैलाइड। जो भी आपका सिल्वर हैलाइड होगा AgI या फिर है ना, तो उसको कहते हैं आपने क्या विद कंसनट्रेट HNO3 के साथ लेना, उसमें AgNO3 ऐड कर दोगे, तो वहाँ पर कहते हैं आप कैसे निकालोगे, इसके ऊपर रखोगे एटॉमिक मास उसका एक्स का कहते हैं जो भी आपका हैलोजन है, और नीचे क्या करोगे सिल्वर प्लस एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर कहते हैं, ठीक है। इनटू में क्या करोगे मास ऑफ AgX जो आपको दिया गया है गिवन कहते हैं वो, और डिवाइडेड बाय क्या करोगे मास ऑफ कंपाउंड टेकन जो आपको गिवन मास दिया जाएगा वो, और इनटू में क्या करोगे 100। तो आपका ये कैसे कर आप हैलोजन की डिटेक्शन कर सकते हो। नाइट्रोजन की आपके दो तरीके से डिटेक्शन हो सकते हैं, एक ड्यूमास मेथड से और एक जल्दाज मेथड कहते हैं। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद CO इन द एटमोसफेयर ऑफ CO2। अगर CO2 निकल रहा है यहाँ पर, N2 का इवोल्व हो रहा है, तो गैस उसको क्या करोगे कलेक्ट कर लोगे, और फिर बाद में कहते हैं इसमें परसेंटेज कैसे निकालोगे, ऊपर नाइट्रोजन का मास रखोगे N2 है ना, उसका 28 अपॉन में कितना ये ATP STP पर कहते हैं उसकी वैल्यू रखोगे, ठीक है। 22.4 रख लो या फिर 22.400 कहते हैं, और यहाँ पर कहते हैं फिर क्या मास ऑफ कंपाउंड उसका इंटू में 100 कर दोगे, तो ड्यूमास मेथड से इसका नाइट्रोजन का एक्सट्रैक्शन निकाल सकते हो, इसलिए परसेंटेज कितनी है, ठीक है। उसके बाद में जल्दाज मेथड ज़्यादा इजी रहती है, क्योंकि उसमें 1.4 इंटू में मोलरिटी ऑफ द एसिड जो गिवन है, ठीक है, वो H2SO4 की लेते हैं यहाँ पर कहते हैं, और फिर वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज कितना हुआ वो, और बेसिसिटी ऑफ द एसिड, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, ये सब चीज़ें क्वेश्चन में गिवन दी रहती हैं, आप रखो फॉर्मूले में डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका सल्फर का है। सल्फर का डिटेक्शन बहुत पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में। तो सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू H2SO4 by boiling with Na2O2 और concentrated HNO3 and is precipitated by BSO4 by adding excess BaCl2। अब हम लोग जो पहले वाले में कर रहे थे उसमें AgNO3 डाल रहे थे, ध्यान रखना केरेस मेथड में। इसमें क्या डाल रहे हैं, इसमें हम डाल रहे हैं क्या BaCl2 डाल रहे हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे करोगे, सल्फर की कितना 32 होता है, डिवाइडेड बाई BSO4 कितना 233, ये BSO4 का मास है, ये BSO4 का है, ठीक है, BSO4, और इंटू में क्या करोगे मास ऑफ BSO4 फॉर्म्ड अपॉन में कहते हैं क्या करोगे, यानी कि एक मास जो दिया रहेगा वो अपॉन मास ऑफ कंपाउंड टेकन कहते हैं, इंटू में क्या करोगे 100। तो ऐसे आप कर सकते हो क्या सल्फर की डिटेक्शन। नेक्स्ट है फॉस्फोरस की डिटेक्शन, उसको इग्निशियस मेथड से करते हैं, उसमें भी सेम ही तरीका है आपका, वही ये सबके सेम मेथड, बस इसमें दो कर लेना आप, कहते हैं कैरियस मेथड फॉर सल्फर, और कहते हैं कैरियस मेथड किसके लिए कर लोगे हैलोजन के लिए, यानी कि एक्स हैलोजन के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तो कैरियस मेथड का, और अगर ज़्यादा करो तो एक ही जल्दाज मेथड कर लेना। दिस इज ऑल अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्लास 11th में अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट ये अच्छे से पढ़ लेते हो जितना मैंने पढ़ाया है, तो आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके या फिर कहते हैं हमारा टेलीग्राम है उस पर आप पूछ सकते हो हमसे, कहते हैं, ठीक है। तो अगर कैसी लगी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादातर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।